दोस्तों, सांपों से जुड़े अंधविश्वास को दूर करने के लिए कई लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और टीम एजियन का ये प्रयास जो है वो आप बहुत समय से देख रहे हैं। आपके सवाल, तो ये आपके सवाल का सीज़न 2 है दोस्तों जो आप देख रहे हैं। और आज हम आपके सामने आए हैं आपके सवाल का तीसरा संस्करण लेके। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं टीम एजियन का यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है दोस्तों आपका इस नए एपिसोड में। जैसा अमित ने बताया कि आज आपके सवाल का तीसरा संस्करण है, तो पहला सवाल लेते हैं वासुदेव जी और गोविंद जी। इन दोनों का सिमिलर सवाल है। अमित, इनका सवाल है कि क्या एक नॉन वेनमस स्नेक अगर वेनमस स्नेक को खाता है, उसके बाद अगर वो किसी को बाइट करे तो क्या वो वेनमस हो जाता है, और क्या उसकी बाइट को सीरियसली लेना चाहिए तब? ये अगर हम सोसाइटी के रूप में देखें तो बहुत अच्छा ये सवाल है। सोसाइटी में कई सारे लोगों का मानना है कि एक वेनमस स्नेक के पूरे शरीर में ही जहर होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका वेनम ग्लैंड एक होता है, सिर्फ उस ग्लैंड में ही जहर होता है, वेनम होता है जो कि डाइजेस्टेबल होता है। जब कोई नॉन वेनमस स्नेक उनको खाता है तो वो पूरे के पूरे स्नेक को डाइजेस्ट करता है विथ देयर वेनम ग्लैंड्स। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि अगर एक नॉन वेनमस सांप एक वेनमस सांप को खाता है तो उसके बाद उसके अंदर कोई जहर आ जाता है या वेनम आ जाता है और वो अगर किसी इंसान को बाइट करता है तो उसके अंदर जहर जाएगा। इसकी कोई संभावना नहीं। इसी सवाल से जुड़े कई सारे और मिथक हैं दोस्तों। जैसे एक और सवाल पूछा था, पड़ोस में ही थे, उन्होंने पूछा था कि जब एक वेनमस स्नेक किसी शिकार को काटता है उसके बाद वो स्वयं उसे खाता है तो उसे अपने ही जहर का असर क्यों नहीं होता? कारण जो अमित ने बताया वो स्पष्ट है, क्योंकि देखिए जहर जो होता है प्रोटीन एंजाइम से ही बनता है। एंड मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो डाइजेस्ट कर सकते हैं प्रोटीन को। ऐसे केमिकल्स हमारे वर्टिब्रेट्स के शरीर में होते हैं, और स्नेक्स में तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इसलिए उस प्रोटीन को ईजिली वो ब्रेक डाउन कर देते हैं इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाए, अगर करना हो तो। बिल्कुल। और इस चीज़ को एक कदम थोड़ा मैं और आगे लेके जाऊंगा कि इसको क्लियर करने के लिए, वेनम और पॉइजन में अंतर को स्पष्ट करने के लिए आप देख सकते हैं हमारा वो वीडियो जो हमने बनाया है, डेडिकेटेड वीडियो है वेनम और पॉइजन के ऊपर, आपको अंतर समझ में आएगा। आपकी कोई टिप्पणी? और रही बात नॉन वेनमस स्नेक जो है रहता है उनके बाइट की, जी हाँ, आपको हर स्नेक की बाइट को सीरियसली लेना चाहिए। काफ़ी इन्फेक्शन होने का खतरा रह सकता है अगर अनट्रीटेड रहा तो। आप प्लीज़ नॉन वेनमस से बाइट कराने का कोशिश ना करें। अगर बाइट हो भी जाती है तो अच्छे से ट्रीट करें, उसे साफ़ करें और जल्दी से जल्दी टिटनस का इंजेक्शन लगवा लें। विश्वरंजन सतपति जी का मनोज जी दूसरा सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि बॉल पाइथन क्यों पेट शॉप्स पर बिकता है, और क्या पाइथन्स को टेम किया जा सकता है या पाला जा सकता है? सबसे पहली बात ये बताना चाहूँगा कि बॉल पाइथन जो है वो कई सारे वेराइटीज़, उनके जो वेराइटीज़ में आते हैं, उनके डिज़ाइन जो रहते हैं उनके बॉडी पे काफ़ी अलग अलग तरीके से होते हैं। तो लोगों को एक फैसिनेटिंग सा लगता है उन्हें अपना पेट बनाना, पालना, या फिर कहूँ तो मैं शो ऑफ करना। सभी को अपने पेट को एज अ पेट दिखाते हैं, उसको शो ऑफ करते हैं। और दूसरी बात रही टेम करने के लिए, आप किसी भी सांप को टेम नहीं कर सकते। हो सकता है कि क्रमिक विकास में उनका नेचर ऐसा हो गया है कि वो थोड़ा जनरली शांत हो गए हैं दूसरे सांपों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको हार्म नहीं पहुंचा सकते, आपको बाइट नहीं कर सकते अगर अच्छे तरीके से उन्हें ट्रीट ना किया जाए तो। बॉल पाइथन्स की हम बात कर रहे थे। नेचुरली जो बॉल पाइथन्स अमेरिका में मिलते हैं, अमेरिका के जंगलों में मिलते हैं, वो बहुत एग्रेसिव होते हैं और उनको टेम करने का विचार जो है वो ज़्यादातर लोग नहीं करेंगे। लेकिन बंदी दशाओं में जिनकी ब्रीडिंग होती है और उनको उस कंडीशन में रखा जाता है तो वो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते उतनी अच्छे से, और इसलिए लोग उसको पालते हैं। एग्जॉटिक स्पीशीज़ और नेटिव स्पीशीज़ का भी एक यहाँ पे बात आती है कि जो एग्जॉटिक स्पीशीज़ होते हैं, जो हमारी कंट्री के नए नहीं होते या वो उस इलाके के नहीं होते, आप उनको टेम कर सकते हैं, उनको पाल सकते हैं लीगली। और जो नेटिव होते हैं अगर आप उनको पालते हैं तो ऑफकोर्स ये गैर कानूनी है। अगला सवाल जो है शानू श्रीवास्तव जी का है। रेगुलर व्यूअर हैं, काफ़ी जानकार व्यक्ति हैं। इनका सवाल लॉरियल पिट और लाबियल पिट से रिलेटेड है। ये जानना चाहते हैं कि क्या फंक्शंस होते हैं और किन किन प्रजाति के सांपों में ये पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी टेक्निकल सवाल है अक्षय। और ये लाबियल और लॉरियल पिट्स जो हैं, इनका नाम जो है वो स्केल्स पे रखा गया है, या जिस एरिया में ये पाए जाते हैं वहाँ के हिसाब से लॉरियल स्केल के हिसाब से लॉरियल पिट, लाबियल के एरिया में लाबियल पिट। तो फंक्शन ऑलमोस्ट एक सा ही है उनका।
और कुछ समय पहले तक उनका एक ही फंक्शन समझा जाता था कि इनका इस्तेमाल सिर्फ शिकार का पता लगाने के लिए, उनको थर्मली सेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन हाल के शोधों में ये पता चला है कि इनका इस्तेमाल सांप के खुद के बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और बात की जाए दोनों के डिफरेंस पे, तो लॉरियल पिट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा वेल डेवलप्ड है कंपेयर टू लाबियल पिट्स। लॉरियल पिट्स जो है ये हमको पिट वाइपर्स में देखने को मिलते हैं, और लाबियल पिट्स जो हैं वो हमको बोआज और पाइथन्स में देखने को मिलते हैं। तो अमित ने जैसा बताया फ्रेंड्स के पाइथन्स, बोआज एंड वाइपर्स, पिट वाइपर्स, इनमें जनरली ये लॉरियल एंड लाबियल या पिट्स अगर कहें, इनको एक कॉमन टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, हीट सेंसिंग पिट्स। इनका काम एक्चुअल में क्या है, ये इंफ्रारेड सेंसिंग ऑर्गन होते हैं जो एक्चुअल में सांपों को बेहतर तरीके से देखने में मदद करते हैं। जैसा हम आँखों के माध्यम से देखते हैं, फोटोकेमिकल रिसेप्टर्स होते हैं आँखों में, वैसे ही जो लॉरियल और लाबियल पिट्स होते हैं इनमें टर्मिनल नर्व मास रिसेप्टर्स होते हैं जो हल्के से हल्के चेंज को इन इंफ्रारेड एमिटिंग बॉडी, हर बॉडी से इंफ्रारेड रिलीज़ होती है। और जैसे अभी हम खड़े हुए हैं तो इसमें से भी कुछ ना कुछ इंफ्रारेड निकल रही होगी और वो उनको सेंस कर पाते हैं, और माइन्यूट से माइन्यूट अंतर को भी ये इतना प्रिसाइज होता है लॉरियल पिट खास करके कि 0.0001 डिग्री चेंज को भी ये सेंस कर लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं। अब आती है बात पाइथन्स और बोआज की। पाइथन और वाइपर्स ये दोनों काफ़ी एक्यूरेटली इसको देख पाते हैं, लेकिन जो बोआज होते हैं इनमें हीट सेंसिंग पिट्स जो होते हैं ज़्यादा विजिबल नहीं होते, और रिसेप्टर्स जो होते हैं थोड़े से कंपैरेटिवली वीक होते हैं। और वैसे भी ये ज़्यादा उस पर डिपेंड ना हो कि अपने कॉन्स्ट्रिक्ट करने की ताकत पर ज़्यादा रिलाई करते हैं कंपेयरिंग टू वाइपर्स। तो उम्मीद है शानू जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। मनोज जी, अगला सवाल भी हमारे एक परम मित्र जी का है जो सांपों को भी रेस्क्यू करते हैं, और साथ ही साथ मॉनिटर लिजर्ड्स इनके एरिया में बहुत पाई जाती हैं। आप जितने रेगुलर व्यूअर हैं आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं सरफराज जी की, मध्य प्रदेश से हैं। इनका सवाल है कि कुछ एरिया में जब किसी स्नेक की बाइट हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि नीम की पत्तियां खिलाइए। अगर वो मीठा लग रहा है तो विषैला नहीं है, और अगर कड़वा लग रहा है तो विषैला है। तो क्या इसका स्वाद से कोई लेना देना है? आगे बढ़ने से पहले मैं एक हमारे इलाके का भी बताता चलूँ कि कई एरियाज़ में, बस्तर का जो ट्राइबल एरिया वहाँ कहा जाता है कि मिर्ची खिला दी जाए, और मिर्ची का अगर टेस्ट पता चल रहा है, मिर्च का टेस्ट पता चल रहा है तो जहर नहीं है, और टेस्ट अगर पता नहीं चल रहा है तो जहर है। क्या इसके पीछे फैक्ट्स आपको लगते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर नीम के पत्ते की बात की जाए तो नीम के पत्ते को शुरू से ही काफ़ी सारे चीज़ों में यूज़ किया जाता है। उसके एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ के वजह से वो यूज़ किया जाता है कि तो सांपों से रिलेटेड अगर बाइट हो भी जाता है तो लोगों का मानना ये रहा है शुरू से कि नीम पत्ते को कहीं ना कहीं वहाँ पे यूज़ आ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। नीम के पत्ते का स्वाद आपको तभी भी आएगा जब आप वो स्नेक बाइट करेगा, अगर नहीं भी करे तो भी आपको स्वाद आएगा, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। थियोरेटिकली अगर हमें देखा जाए तो ये कई बार संभव होता है कि जब ऐसे स्नेक जिनमें न्यूरोटॉक्सिन कंपोनेंट होते हैं वो हमारे नर्व रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, तो क्या ये संभव है कि वो हमारे ज़बान के जो टेस्ट बड्स रिसेप्टर्स होते हैं उनको भी ब्लॉक कर दें? बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या है कि नीम का पत्ता हो चाहे मिर्ची हो, नीम के पत्ते कभी भी मीठे तो नहीं लग सकते, ये बात तो नहीं है। हाँ, अगर जहर का असर आप पे हो रहा है, न्यूरोटॉक्सिक असर अगर जहर दिखा रहा है तो आपके सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो ब्लॉक होंगे, ये बात तो तय है। लेकिन पहले आपका कौन सा सेंसरी ऑर्गन ब्लॉक होगा ये नहीं बताया जा सकता। जहर कहाँ से लेके कहाँ तक असर दिखाएगा ये नहीं बताया जा सकता। और हर बार हाँ, ये थियोरेटिकली सही हो सकता है कि अगर न्यूरोटॉक्सिक असर दिखा रहा है तो उसको उस चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा। वो सिर्फ नीम के पत्ते या मिर्ची नहीं, किसी भी चीज़ का उसको टेस्ट नहीं आएगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन तब तक इंतज़ार करना ये गलत बात है कि नीम का पत्ता आप खिला रहे हैं और उसको कड़वा लग रहा है, हालांकि जहर है अंदर, दूसरे सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो धीरे धीरे फेल हो रहे हैं, लेकिन टेस्ट बड अभी भी थोड़ा बहुत एक्टिव है, और तब तक आप रुकेंगे, इंतज़ार करेंगे तो आप जान से खेल रहे हैं। ये
जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं उनके द्वारा प्रचलित ये बहुत पुराना नुस्खा है दोस्तों, पैसे उगाही करने का, जहाँ पर हमने एक वीडियो भी अपलोड किया था इससे संबंधित, जहाँ पर वीडियो का शीर्षक था यही इंसान एंटी वेनम है, ऐसा कुछ था, जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी और मुबारक पटेल जी ने भरूच से वो भेजा था वीडियो, और वो लड़की के ऊपर चिकट कील बैग की बाइट हुई थी उसे, और वो बाबा जो थे नीम की पत्ती खिला के ऐसा वैसा कर रहे थे। तो सरफराज जी, आपके इलाके में अगर ये अफवाह है या इस तरीके का ट्रेडिशन है तो आप साइंटिफिकली उनको बता सकते हैं कि ये तरीका गलत है, इस तरीके के खाने पीने की चीज़ देके आप ब्लड प्रेशर ही बढ़ाएंगे और नुकसान कर बैठेंगे। अगला सवाल आप दोनों से ही मैं करूंगा। मनप्रीत भाटिया जी का सवाल है, काफ़ी जानकार व्यक्ति है। इनका सवाल स्नेक बाइट विक्टिम और डॉक्टर्स के अप्रोच के लिए, इनका कहना है कि कई बार होता है कि पेशेंट समय पर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन कई बार मेडिकल प्रोफेशनल्स के उदासीन रवैया या उनके नहीं सुनने के कारण कुछ हद तक 20 से 30% मरीज़ जो होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है कि क्या लगता है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स का इसमें कितना बड़ा रोल निकल कर आता है कि एक विक्टिम को किस तरीके से ट्रीट किया जाए, और क्या गाइडलाइंस है? स्टार्ट करिए जी। जहाँ तक हमने हमारे कुछ एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो जैसे भी हमने सुना है या फिर कहीं देखा है, सबसे पहली बात तो जिस तरीके से स्नेक बाइट विक्टिम को ट्रीट करना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए, वो हर जगह उतना नहीं है, प्रायोरिटी कहीं पे के बहुत कम है, कई बार देखा भी नहीं जाता अगर। और दूसरी पॉइंट ये है कि अगर किसी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ को पता है कि इसे स्नेक बाइट हुआ है तो वो कई बार उसके सिम्टम्स के नज़र आने तक या फिर कुछ ज़्यादा ही सीवियर केस हो जाने तक भी वेट करते हैं। और दूसरी बात ये कह के भी टाल देते हैं कि स्नेक बाइट के अलावा जो अदर जो प्रॉब्लम्स कुछ बीमारियाँ लेके आती हैं वो ज़्यादा सीरियस है, तो उन्हें पहले ट्रीट करेंगे, और स्नेक बाइट के जब तक वेनम आपको सिम्टम्स दिखाएंगे तब उसको हम ट्रीट करेंगे धीरे से। अच्छा, मेरा मानना ये है कि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है आबादी के मामले में। हमारे यहाँ लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि हम अभी विकासशील देश हैं, हमारे यहाँ बीमारियाँ भी कई तरीके की हैं, कई तरह की हैं। मौत का आंकड़ा जो है हमारे यहाँ वो अलग अलग कारणों से इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। चाहे आप एक्सीडेंट्स की बात कीजिए, चाहे आप महामारी की बात कीजिए, चाहे छोटी बीमारियों की बात कीजिए, तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य से सिस्टम में अभी तक स्नेक बाइट को वो इम्पोर्टेंस ही नहीं मिल पाई है जो ड्यू है उसके लिए, जो उसको मिलनी चाहिए। तो दोष सिर्फ अगर डॉक्टर्स को दिया जाए तो ये सही से सही नहीं होगा। जिस तरीके से डॉक्टर्स को ट्रेन करके ऊपर लाया जाता है, उनके ट्रेनिंग का वो हिस्सा ही नहीं है। अव्वल तो उनको किसी भी सांप की कोई पहचान नहीं होती। यूट्यूब पे वीडियोस देख के वो जो है वेनम और ये देखते हैं कि कौन सा सांप है, इसमें कौन सा वेनम होता है, कैसे उसको ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल शून्य उनकी जो है जानकारी होती है, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनका जो कोर्स होता है, उनकी जो किताबें होती हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है, स्नेक बाइट ट्रीटमेंट तो मतलब स्नेक बाइट ट्रीटमेंट को उतना इम्पोर्टेंस वहाँ पर ही नहीं मिलता, तो वो ऊपर उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लोकेश जी का अगला सवाल है, काफ़ी वक्त से ये सवाल कर रहे थे और मैं चाहूँगा शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे में आप इसका जवाब दें। स्नेक्स में मेल फीमेल की आइडेंटिटी कैसे की जाती है जी, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? तो सांपों के कई प्रकार होते हैं अलग अलग, और सभी प्रकार के सांपों में आप एक तरीका यूज़ करके मेल फीमेल नहीं बता सकते। हाँ, कुछ सांपों में आप ये ज़रूर बता सकते हैं कि अगर उनकी टेल स्टाउट है, इसका मतलब एनल पार्ट से लेके उसका टेल का जो एंड है वो बहुत जल्दी आ जाता है, और टेल जो है स्टाउट या शॉर्ट कह सकते हैं आप वहाँ। और दूसरे प्रकार का आपको दिखेगा कि एनल पार्ट से लेके टेल का जो हिस्सा है वो लंबा है, ज़्यादा ज्योमेट्रिकल शेप में है, और एक रेशियो में समाप्त हो रहा है, थोड़ा सा लंबा है। तो क्यों लंबाई की ज़रूरत होती है और क्यों जो है वो टेल स्टाउट हो जाता है? अब आप बताइए मनोज जी कि टेल स्टाउट किस में हो जाता है और लंबा किस? जनरली जो मेल्स होते हैं उनके जो टेल का पार्ट रहता है वो ज़्यादा लंबा होता है फीमेल्स कंपैरिजन में, और फीमेल्स का है थोड़ा छोटा होना पसंद करते हैं, वो छोटा रहता है उनमें। लेकिन अगर आप ट्री स्नेक्स की बात करेंगे तो वो उनका जो एनल पार्ट से जो टेल की लंबाई वो फीमेल में भी लंबा होता है, वहाँ पे आप फिर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये हर किसी सांप में, हर किसी स्नेक स्पीशीज़ या उसमें ये
तरीका जो है कामयाब नहीं है पूरी तरीके हर स्पीशीज का अलग है। किंग कोबराज में मेल बड़े होते हैं, फीमेल छोटी होती है। वाइपर्स में में फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटी होते हैं। तो ये जो तरीका है कि टेल से आइडेंटिफाई करना, वो आप तब इजीली कर सकते हैं जब सेम स्पीशीज के दो सांप आपके सामने हो, तब आप उनकी टेल देख के डिफरेंशिएशन कर सकते हैं अगर वो डिफरेंट सेक्स के हैं तो। लेकिन ये श्योर शॉट तरीका नहीं है। कई बार हमने कई ऐसे पेट ओनर्स को देखा है जो स्नेक को पेट करते हैं, उनके वीडियोस में देखा है कि वो वर्षों तक सोचते रहे कि शॉर्ट स्टाउट टेल वाला फीमेल है, लंबी टेल वाला मेल है, लेकिन बाद में वो कुछ और निकलता है। जो सबसे सही तरीका है वो एनल पार्ट में इंसर्शन के बाद ही पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल। उम्मीद करते हैं दोस्तों एपिसोड 3 का ये वॉल्यूम 1 आपको पसंद आया होगा। वॉल्यूम 1 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सवालों की फहरिस्त और काफ़ी बड़ी है, जिसमें हमने आशीष गुप्ता जी और विनोद कुमार जी के सवाल को आज इंक्लूड नहीं किया है। 2 या 3 दिन में इसका वॉल्यूम 2 हम अपलोड करेंगे, जहाँ पर आप बाकी के सवाल देख पाएंगे। जो आशीष गुप्ता जी ने किया है कि क्या मोनोकल्स कोबरा के वेनम टाइप के बारे में इन्होंने किया है, और बैंडेड करेज से रिलेटेड सवाल विनोद कुमार जी ने किया है। इनके सवालों का जवाब देखने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और शेयर का बटन दबाएं। सजेशन में वीडियो जाता है आपके कमेंट करने से, तो कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपके एरिया में कोई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप हमसे चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।